अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट लेक्चर में हमने एड्रेनर्जिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, एगनिस्ट और एंटेगनिस्ट ड्रग्स पढ़ी थी। आज के लेक्चर में हम एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स देखते हैं और एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स और उनकी लोकलाइजेशन देखेंगे और उसी लिहाज से एड्रेनर्जिक एगनिस्ट और एंटेगनिस्ट उनके हम साइड इफ़ेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस और इंडिकेशंस भी देखेंगे और फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। अल्फ़ा रिसेप्टर्स होते हैं और बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। अल्फ़ा वन होता है और अल्फ़ा 2 होता है और बीटा भी है, बीटा 1 और बीटा 2 होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम अल्फ़ा 1 की लोकलाइजेशन देख लेते हैं। अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में 4 जगहों पे प्रेजेंट होते हैं और चारों जगह जिन पर अल्फ़ा 1 प्रेजेंट होते हैं वो सारी की सारी स्मूथ मसल्स होते हैं। ठीक हो गया। और जब भी इन स्मूथ मसल्स पे इन अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन कराते हैं तो हमें एज अ रिज़ल्ट उन स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन मिलती है। ठीक है, अब इससे पहले कि हम साइड्स देखें, एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, उसको हम देखते हैं कि हमारी बॉडी एक सैंडविच की तरह होती है। सैंडविच में क्या होता है कि सबसे ऊपर और सबसे नीचे ब्रेड होती है, मतलब ऊपर और सबसे नीचे सेम चीज़ होती है और दरमियान में डिफरेंट चिकन वगैरह या जो अदर चीज़ें होती हैं। इसी तरह हमारी बॉडी इज़ लाइक अ सैंडविच, सबसे बाहर स्किन और सबसे अंदर विसरास और दरमियान में होते हैं स्केलेटल मसल। अब सबसे बाहर यानी स्किन और सबसे अंदर विसरास, इन दोनों में सेम चीज़ें होती हैं, सेम रिसेप्टर होता है। मतलब स्किन और विसरा के स्मूथ ब्लड वेसल्स की स्मूथ मसल्स में हमें अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स मिलते हैं और स्केलेटल मसल की ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स में हमें बीटा 2 रिसेप्टर्स मिलते हैं। सही हो गया। अब हम देख लेते हैं कि अल्फ़ा 1 किन किन साइट्स पे प्रेजेंट है। तो सबसे पहली साइट हम इसी कॉन्सेप्ट की बेसिस पे देखते हैं कि कौन सी है। सबसे पहली साइट आ जाती है हमारे पास स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ स्किन एंड विसरास। ठीक है, स्किन और विसरास की ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स में पाए जाते हैं सबसे पहले। और जब भी हम इन रिसेप्टर्स को इन जगहों पर एक्टिवेट करेंगे तो हमें वेज़ो कंस्ट्रिक्शन मिलेगी। ठीक है, वेज़ो कंस्ट्रिक्शन अब 2 टाइप की होती है, एक आर्टीरियोलो कंस्ट्रिक्शन होती है, एक वीनो कंस्ट्रिक्शन होती है। अब जब आर्टरीज़ कंस्ट्रिक्ट होंगी तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास TPR इंक्रीज़ होगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। इसी तरह अगर हम वीनो कंस्ट्रिक्शन को देखें तो वीनो कंस्ट्रिक्शन जब होती है, वेन्स जो हैं ये जब कंस्ट्रक्ट करती हैं तो हमारे पास वीनस टोन इंक्रीज़ होती है, एज अ रिज़ल्ट हमारे पास वीनस रिटर्न इंक्रीज़ होता है। वीनस रिटर्न इंक्रीज़ होता है तो हमारे पास कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। एज अ होल देखा जाए तो पहली साइड जो है ये है स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ स्किन एंड विसरा, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कराया है। यहाँ पर इन्होंने ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कराया है। अब जो अल्फ़ा 1 एगनिस्ट होंगी वो क्या करेंगी, इसी कंसेप्ट की बेस पे हम देखते हैं कि अल्फ़ा 1 एगनिस्ट जो होगी वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कराएगी और अल्फ़ा 1 एंटेगनिस्ट जो होगी वो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ कराएगी। टोटली ऑपोजिट होगा। कैसे कि अल्फ़ा 1 एंटेगनिस्ट जो है अल्फ़ा 1 रिसेप्टर को इन जगहों पर स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ स्किन और विसरा पे जाके ब्लॉक करेगी। एज अ रिज़ल्ट हमें वेज़ो डायलेशन मिलेगी और हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड साइड जो आ जाती है वो हमारे पास अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी एंड एनल स्फिंक्टर्स पे। ठीक है, और जब हम इन स्मूथ मसल्स पे एक्टिवेशन करते हैं अल्फ़ा 1 की तो एज अ रिज़ल्ट हमें कॉन्ट्रैक्शन मिलती है और कॉन्ट्रैक्शन जब उन स्मूथ मसल्स की होती है तो हमें इनहिबिशन होती है, हमारे पास इनहिबिशन होती है डेफिकेशन और मैक्चुरेशन की। नेक्स्ट हमारे पास आ गया थर्ड साइट आ जाती है हमारे पास प्यूपिलरी डायलेटर मसल। अब प्यूपिलरी डायलेटर मसल में अल्फ़ा 1 रिसेप्टर को जब हम एक्टिवेट करते हैं तो हमें प्यूपिलरी डायलेटेशन मिलती है जिसको मिट्रियासिस कहते हैं। और ये जो प्यूपिलरी डायलेशन होगी ये विदाउट साइक्लोप्लीजिया होगी, क्योंकि इस रिसेप्टर ने जो साइक्लोप्लीजिया कराना होता है वो मस्क्रिनिक एंटेगनिस्ट ने कराना होता है।
ठीक है। तो इस वजह से इसका कोई भी एक्शन नहीं होता अकोमोडेशन के ऊपर, सो ये साइक्लोप्लीजिया कॉज नहीं करेंगी अल्फ़ा 1 एंटेगनिस्ट, ठीक है, एगनिस्ट सॉरी। नेक्स्ट फोर्थ साइट आ जाती है हमारे पास स्मूथ मसल्स ऑफ प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स। यहाँ पर जब हम अल्फ़ा 1 की एक्टिवेशन करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट हमें इजैकुलेशन मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 जगहों पे हमारे पास अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। अब इसके अकॉर्डिंगली हम अल्फ़ा 1 एगनिस्ट की फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। अल्फ़ा 1 एगनिस्ट हमारे पास कैटाकोलामीन्स भी हैं और नॉन कैटाकोलामीन्स भी हैं। कैटाकोलामीन्स में हमारे पास डोपामीन, एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन आ जाती है, और नॉन कैटाकोलामीन्स में अल्फ़ा 1 रिसेप्टर को फिनाइलेफ्रीन और मिथॉक्सामाइन स्टिमुलेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट। फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स अगर देखते हैं तो अल्फ़ा 1 एगनिस्ट ने क्योंकि वेज़ो कंस्ट्रिक्शन कराई थी, ठीक है, और आर्टीरियोलो कंस्ट्रिक्शन कराई थी जिसकी वजह से हमारे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हुआ था। वीनो कंस्ट्रिक्शन की वजह से हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हुआ था। मतलब पहला फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हमारे पास आ जाता है कि इसने डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कराया, सेकंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कराया। अब सेकंड ये यूरिनरी और एनल स्फिंक्टर्स पे प्रेजेंट था, और जब वहाँ पे इसको स्टिमुलेट कराते थे तो हमारे पास क्या आती थी, रिटेंशन आती थी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, इनहिबिशन होता था मैच्योरेशन और डेफिकेशन का। तो सेकंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो है हमारे पास रिटेंशन आ जाती है। थर्ड ये प्यूपिलरी डायलेटर मसल्स में होता है, और जब वो वहाँ पर हम प्यूपिलरी डायलेटर मसल में अल्फ़ा 1 की एक्टिवेशन करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट हमें मिड्रियासिस मिलती है, ठीक है। और फोर्थ वन, इट इज़ प्रेजेंट इन दी स्मूथ मसल्स ऑफ प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स। तो जब हम उन जगहों पे अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन करेंगे तो एज अ रिज़ल्ट हमें इजैकुलेशन मिलती है। अब इंडिकेशंस हम इन्हीं फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स की बेसिस पे हम इंडिकेशन देख लेते हैं। अब क्योंकि इन्होंने ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करवाया है, क्योंकि इन्होंने ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कराया, तो इनकी इंडिकेशन क्या होगी, हम किन पेशेंट्स को देंगे जिनका ब्लड प्रेशर कम होगा, मतलब हाइपोटेंशन के पेशेंट में देंगे हम अल्फ़ा 1 एगनिस्ट, ठीक है। अब हाइपोटेंशन हमारे पास केसेस में मिलती है, शॉक के केसेस में मिलती है। तो सेप्टिक शॉक में जो हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस होगी वो नॉरएपिनेफ्रीन होगी। कार्डियोजेनिक शॉक में डोपामीन, और एनाफाइलेक्टिक शॉक में एपिनेफ्रीन, ठीक है। इसी तरह अल्फ़ा 1 एगनिस्ट जो है ये नेज़ल डीकंजेस्टेंट के तौर पे भी यूज़ होता है, जिसमें हमारे पास मिथॉक्सामाइन आ जाती है, ज़ाइनोसिन के नाम से मार्केट में ये स्प्रे मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब क्योंकि इसने क्या करवाना है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करवाना है, तो इसका एक साइड इफ़ेक्ट हमारे पास हाइपरटेंशन भी आ जाएगा। क्योंकि इसने रिटेंशन करानी है, इनहिबिशन कराना है मैच्योरेशन रिफ्लेक्स की, तो इस वजह से रिटेंशन भी आ जाएगा साइड इफ़ेक्ट। अब क्योंकि इसने डायलेटेशन ऑफ प्यूपल्स करानी है, तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास मिड्रियासिस भी इसका साइड इफ़ेक्ट आ जाएगा। मिड्रियासिस की वजह से ब्लरिंग ऑफ विजन और फोटोफोबिया मिलेगा। और क्योंकि इसने सेमिनल वेसिकल्स को के अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं उनको कंट्रैक्ट करवाना है, तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास प्री और इजैकुलेशन भी इसका साइड इफ़ेक्ट आ जाएगा। अब देख लेते हैं ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किन केसेस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अब ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है हाइपरटेंशन में, क्योंकि इन्होंने ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करना है, तो ये हाइपरटेंशन हम ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट में नहीं देंगे। सेकेंडली, क्योंकि इन्होंने रिटेंशन करानी है, ठीक है, तो इसी वजह से हम किसी भी एल्डरली मेल जो कि BPH के साथ होगा, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के साथ आएगा, उसको हम ये मेडिसिन नहीं देंगे, उसके लिए ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी। तो हाइपरटेंशन और रिटेंशन ड्यू टू बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में ये अल्फ़ा 1 एगनिस्ट जो हैं ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अल्फ़ा 1 एंटेगनिस्ट। अल्फ़ा 1 एंटेगनिस्ट में हमारे पास कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं, उनमें डॉक्साजोसिन, प्रेजोसिन और ट्रेजोसिन आ जाती हैं। अल्फ़ा 1 ब्लॉकर होती हैं, और फेंटोलामीन और फिनॉक्सीबेंजामीन जो हैं ये अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 ब्लॉकर होती हैं, और डॉक्साजोसिन, प्रेजोसिन और ट्रेजोसिन अल्फ़ा 1 ब्लॉकर होती हैं, ठीक है। इनके फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया है,
वीनोडाइलेशन कराई है क्योंकि इन्होंने अल्फ़ा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक किया। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास वेज़ोडाइलेशन होगी, तो हमारे पास क्या आएगा, आर्टीरियलोडाइलेशन की वजह से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होगा और वीनोडाइलेशन की वजह से हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होगा। अब इन्होंने क्या करना है, यूरिनरी और एनल स्फिंक्टर में जाके इन्होंने क्या करवाना है, अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करा देना है। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास इनकॉन्टिनेंस मिलेगी। इन्होंने आइज़ में क्या करा देना है, प्यूपिलरी डायलेटर मसल में जाके अल्फ़ा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कराना है। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास कंस्ट्रक्शन मिलेगी ऑफ प्यूपिलरी मसल्स, डायलेटर मसल की कंस्ट्रक्शन मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्योंकि इन्होंने सेमिनल वेसिकल्स में अल्फ़ा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करना है, एज अ रिज़ल्ट हमें डिलेड इजैकुलेशन मिलेगी। ठीक है, अब ये थे फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स और इन्हीं फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स की बेस पे हम इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन और साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। अब क्योंकि इन्होंने क्या कराया है, हाइपोटेंशन कराई है। ठीक है, वेज़ोडाइलेशन करके इन्होंने हाइपोटेंशन कराई है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ कराया है। तो हम ये किन पेशेंट्स में देंगे, जो ऑलरेडी हाइपरटेंसिव हैं। हाइपरटेंसिव के पेशेंट्स में हम देंगे अल्फ़ा 1 एंटागनिस्ट। ठीक है, सेकंड जो है रिटेंशन ड्यू टू BPH। ठीक है, अब किसी भी बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के पेशेंट में क्योंकि रिटेंशन होती है, यूरिनरी रिटेंशन हो रही होती है, तो प्रोस्टेट में प्रोस्टेट में अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके उनकी डायलिटेशन कराएगा। एज अ रिज़ल्ट जो रिटेंशन होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो इन्हीं दो इंडिकेशंस की वजह से अल्फ़ा 1 एंटागनिस्ट जो हैं वो ड्रग ऑफ चॉइस हैं हाइपरटेंशन और रिटेंशन ड्यू टू BPH में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास ये तो आगे अल्फ़ा 1 ब्लॉकर आ गए जो हम हाइपरटेंशन और रिटेंशन ड्यू टू BPH में देते हैं। उसके अलावा हमारे पास अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 एंटागनिस्ट भी होते हैं। एक हमारे पास हाइपरटेंशन मिलती है, हाइपरटेंशन ड्यू टू फियोक्रोमोसाइटोमा। अब हाइपरटेंशन ड्यू टू फियोक्रोमोसाइटोमा में क्या सीन होता है कि हम अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 एंटागनिस्ट देते हैं। अब अल्फ़ा 1 और प्लस अल्फ़ा 2 एंटागनिस्ट में हमारे पास दो ड्रग्स आ जाती हैं, एक फेंटोलामीन आ जाती है, एक फिनॉक्सीबेंजामीन आ जाती है। अब अगर तो कोई केस हमारे पास एमरजेंसी में लैंड करता है तो उस केस में हम फेंटोलामीन देंगे क्योंकि ये रैपिडली एक्ट करती है, और जब वो पेशेंट हाइपरटेंसिव क्राइसिस से रिकवर कर जाएगा तो उसमें हम उसके बाद उसको शिफ्ट कर देंगे फिनॉक्सीबेंजामीन में। कोई भी पेशेंट जब हमारे पास आया इमरजेंसी में हाइपरटेंशन ड्यू टू फियोक्रोमोसाइटोमा, तो इमरजेंसी में पहले हम देंगे फेंटोलामीन, देन हम उसको लेटर ऑन शिफ्ट कर देंगे फिनॉक्सीबेंजामीन पे। ठीक है जी, ये थी इसकी इंडिकेशंस। अब साइड इफ़ेक्ट्स निकाल लेते हैं क्योंकि इन्होंने ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ कराना है। तो पहला साइड इफ़ेक्ट इसका क्या होगा, हाइपोटेंशन और क्योंकि इन्होंने इनकॉन्टिनेंस करानी है, तो ये भी इसका साइड इफ़ेक्ट हो गया। और नेक्स्ट इसका साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा मियोसिस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन में इन सब साइड इफ़ेक्ट्स को देख के हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में हमारे पास इनकॉन्टिनेंस और मियोसिस कोई बड़ी वजह नहीं है जिससे जान जा सकती हो, तो इसीलिए हाइपोटेंशन सीरियस चीज़ होती है। इस वजह से हम हाइपोटेंशन में अल्फ़ा 1 एंटागनिस्ट को कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू जी।